गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सेकंड है, जिसमें आज डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण किस प्रकार से निरूपित किए जाते हैं, संतुलित किस प्रकार से करते हैं और क्या प्रोसेस होता है उसको हम विस्तार रूप से स्टडी करेंगे और रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तीन बिंदुओं को हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए, कल वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उसमें पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते थे, रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या था और इस बेस पर आधारित क्या क्या एग्जाम्पल थे उसको अपन कल डिस्कस करके आपको बताया जाए। आज देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और किस प्रकार से लिखते हैं उसको विधिवत समझेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको अणुसूत्र तथा प्रतीक के रूप में संक्षेप में निरूपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को अणुसूत्र व प्रतीक में प्रदर्शित करना, किसमें अणुसूत्र व प्रतीक में प्रदर्शित करना में रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक कोई भी अभिक्रिया मान लो संपन्न होगी उसको अणुसूत्र तथा प्रतीक के रूप में निरूपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जांपल बेस पे अपने अभिक्रिया करवाने हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, देन आपके जल का अणु का निर्माण होता है। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि मान लो हाइड्रोजन गैस को संकेत या प्रतीक क्या होता है H और ऑक्सीजन का संकेत होता है O, दोनों आपस में क्रिया करके जल का अणु बनाता है, जल का अणुसूत्र होता है H2। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, अणुसूत्र के रूप में अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया का संक्षेप रूप भी क्या बताया जाता है, रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया कितनी भी बड़ी हो उसको संक्षेप रूप में प्रदर्शित करने की तकनीक रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया को दर्शाने का प्रोसेस क्या होता है, हमेशा क्रियाकारक या अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं तरफ प्रदर्शित किया जाता है। तीर के बाईं तरफ किसको दर्शाते हैं, क्रियाकारक तथा क्रियाकारक भी कह सकते हैं या अभिकारक भी कह सकते हैं। इस तीर के बाईं तरफ किसको दर्शाया जाता है, ये तीर है, जिस तीर का निशानी मुंह आगे की तरफ है इसके बाईं तरफ लेफ्ट साइड इधर की साइड देखें तो ये क्या है, आपके क्रियाकारक और इधर की साइड होगा हमेशा उत्पाद। दिमाग बात अपना। और तीर के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है उत्प्रेरक। तीर के ऊपर किसको प्रदर्शित किया जाता है, उत्प्रेरक को। ये जनरल से आपके मैटर दिमाग में होना चाहिए कि उत्प्रेरक कहाँ पे होता है, क्रियाकारक कौन से होते हैं, उत्पाद कौन से होते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपको दर्शाना है। हमेशा ध्यान रखना, जिस तरफ तीर आगे बढ़ रहा है वो उत्पाद को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। जिस तरफ तीर को आगे बढ़ाया रखा है वो हमेशा क्या प्रदर्शित करेगा, उत्पाद बनने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से निरूपित की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, तो उसको अपन जनरली डिस्कस करके बता सकते हैं। जो आपके सामने मैटर रिप्रेजेंट कर रखा है उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पुनः एक बार अपन दर्शा रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को अणुसूत्र एवं प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। दिमाग बात रहेगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का अणु बनाते हैं, उसको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया का संक्षेप रूप होता है और अभिक्रिया को निरूपित करने की प्रक्रिया होगा अभिकारक हमेशा तीर के आगे के और फिर बाद में जिस तरफ तीर का मुंह खुला है वहाँ पे हमेशा उत्पाद को प्रदर्शित अपन करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए, आगे अपन बढ़ाते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या स्टेप है, किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके कुछ क्या होते हैं स्टेप होते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आगे आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के तीर के बाईं तरफ हमेशा क्रियाकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद को प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी आपको रासायनिक समीकरण को लिखने का प्रोसेस मुख्य बिंदु ये आपके दिमाग में होना से बताया गया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमेशा तीर के बाईं तरफ क्या होगा, आपके क्रियाकारक होगा और दाईं तरफ हमेशा क्या प्रदर्शित किया जाएगा, उत्पाद किया जाएगा।
और यदि अभिक्रिया में एक या एक से अधिक क्रियाकारक या उत्पाद होने की कंडीशन में उसको प्लस चिन्ह द्वारा जोड़ के उसको दर्शाया जाता है। मान लो क्रियाकारक और उत्पाद को इस प्रकार से आपने दर्शा दिया, मान लो ए और बी दो क्रियाकारक है, कितने? दो क्रियाकारक, तो दो क्रियाकारकों को ए प्लस बी द्वारा दर्शाया जाएगा। और सी प्लस डी मतलब यहाँ पे दो प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, तो सी और डी के बीच में क्या लगाया जाएगा? प्लस का चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। ध्यान दें कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। हमेशा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके पूरा होना से बताया गया है कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न होगी उसमें द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। न तो अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जाता है। ओनली फॉर क्रियाकारक होते हैं, उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, पदार्थ चेंजेज होता है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं मान लो आपने 1 किलो को सामग्री ले रखी है और उसको 5 किलो जनरेट कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। जितनी क्वांटिटी में आपने पदार्थ ले रखा है उतनी क्वांटिटी में नया पदार्थ बनने की संभावना रहती है। हो सकती है उसकी अवस्था परिवर्तित हो सकती है, परंतु उसके क्वांटिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन अपन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल बेस पे उदाहरण के रूप में द्रव्यमान संरक्षण की बात करते हैं तो देखिए कि मान लो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के आपस में क्रिया करवा के आप क्या बनाते हो? जल का अणु जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जल का अणु बनाते हैं। अब इसमें द्रव्यमान संरक्षण की बात करें, किसकी बात करें? द्रव्यमान संरक्षण की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु। ये आपस में क्रिया करके आपके क्या बनाते हैं? जल का अणु जनरेट करते हैं। अब इसमें देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण की बात करें तो बेसिकली अणुओं के अकॉर्डिंग देखें तो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इधर देखिए परमाणु की संख्या कितनी है और इधर की साइड में कितने परमाणु। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बता रखे हैं? हाइड्रोजन के 4 अणु और ऑक्सीजन के कितने? 2 अणु। तो टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों की संख्या मिला के आपको बताएं तो अणु कितना हो रहे हैं? यहाँ पे परमाणु की संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी? देखिए 6। कितने हो रही है? 6 संख्या हो गई, 6 परमाणु। अब इधर की साइड में देखोगे तो भी इधर के परमाणु कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन के कितने? 4 और ऑक्सीजन के कितने? 2। तो इधर भी परमाणु की संख्या क्या है? आपके समान है। अब द्रव्यमान देखते हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 16 32 और 2 ये कितना हो जाएंगे? तो इसको आप जोड़ोगे तो आपके देखने को मिलेगा 34। कितने हो जाएंगे? 16 और 16 32 प्लस हाइड्रोजन की बात की जा रही है तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे आपके कितने दे रखे हैं। अब ऐसे कैसे हैं? इसमें भी आप क्वांटिटी के रूप में देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कितना हो जाएगा। तो आप देखोगे तो जल के अणु कितने हो जाएंगे? वैसे किसी भी कंपाउंड का आपको निकालना है तो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सकते हैं कि दोनों साइड में परमाणु के द्रव्यमान तथा परमाणु की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों क्या रहती है? स्थिर बनी रहती है। तब अपन देखते हैं किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। आप इस मैटर को व्यवस्थित रूप से आप रिप्रेजेंट करके भी समझ सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में आपके सामने यहाँ पेश कर रखा है तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया लिखने का सबसे पहले स्टेप आपके दिमाग में क्रियाकारक और उत्पाद को कहाँ प्रदर्शित करना, फिर बाद में एक से अधिक उत्पाद हो तो क्या किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और उसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम की अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही। मान लो आप अभिक्रिया के दौरान देख रहे हो निरंतर क्रियाकारक को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट करते हैं, ओनली पर उसको एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तन करके नया उत्पाद बनाया जाता है। तो वो पदार्थ ओनली पर अल्टरनेट घूमता रहता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो 2 सरणों को आपने डिस्कस किया। अगला तीसरा सरण आपके सामने पेश हो रहा है कि अभिक्रिया मान लो संतुलित अवस्था में है या नहीं। अभिक्रिया को संतुलित करना, क्या करना? अभिक्रिया को संतुलित करना। मान लो अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो किस प्रकार से संतुलित करते हैं? उस विधि को अपन किस नाम से जाना जाते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि मेथड के नाम से भी उसको जाना जाता है। अभिक्रिया को संतुलित करना। देखिए पूरे मैटर का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला स्टेप आप देखते हैं
रासायनिक अभिक्रिया के दोनों और अणुओं को घटाकर या बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करते हैं। इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। तो कई बार पूछते हैं हीट एंड ट्रायल विधि क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रोसेस है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि जो हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानी जाती है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय सबसे पहले उनका अणुसूत्र सही लिखकर अणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे दे रखा था, प्रोपेन की अभिक्रिया अपना ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो CO2 प्लस जल निर्मित होती है। कोई भी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निर्मित होता है। तो अपन देखते हैं प्रोपेन से आपके CO2 प्लस जल बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन को संतुलित करते हैं। इधर की साइड में कार्बन 3 है और इधर की साइड में 1 कार्बन है। तो कार्बन को संतुलित करने के लिए डायरेक्ट 3 से गुणा कर दिया, तब दोनों साइड में कार्बन 3 हो गए। फिर बाद में देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं। तो इधर की साइड में हाइड्रोजन आपके 8 है और इधर की साइड में हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जितने हाइड्रोजन इधर की साइड में 8 है तो इधर वाले भी 8 बनाने के लिए क्या करते हैं? 4 से गुणा करेंगे। ये भी 8 हो गए और इधर भी 8। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन इधर की साइड में 1 अणु है और इधर की साइड में देखते हैं कितने अणु हैं ऑक्सीजन के। परमाणु की बात करें 2 परमाणु ऑक्सीजन के और इधर की साइड में 6 और 2, 6 और 8, 10 अणु है। कितने हैं? 6 तो यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो कितने इधर की साइड में ऑक्सीजन परमाणु 10 है और इधर की साइड में 2 है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए डायरेक्ट 5 से गुणा कर दें दोनों साइड में। इस प्रकार से आपके प्राप्त समीकरण क्या जाएगा? संतुलित। नॉर्मल सा प्रोसेस है। हर चीज को एक चीज को व्यवस्थित से समझें। अणुसूत्र सही लिखना, प्रतीक सही दर्शाना, आपके अभिकारक कौन सा है, क्रियाकारक कौन सा है, किधर लिखते हैं, क्या प्रोसेस होता है, तो उसको एक एक चीज को व्यवस्थित समझा सकते हैं। अगला स्टेप आपके 5वां स्टेप आता है क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना। क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को अपन दर्शाते हैं। मान लो क्रियाकारक में ठोस अवस्था है, गैसीय अवस्था है, कैसी अवस्था है, उसके अकॉर्डिंग उसके संकेत को निरूपित अपन भी कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं अपन क्रियाकारक एवं उत्पाद की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। फिर बाद में मान लो अभिक्रिया के दौरान आपकी अभिक्रिया उत्कर्षणीय या अनुत्कर्षणीय प्रक्रम को दर्शाते हैं। फिर बाद में उष्मा गतिकी के अकॉर्डिंग अभिक्रिया उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी है, उसको किस प्रकार से निरूपित करते हैं। 2 स्टेप और अपन आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं अपन। देखिए आगे आप देखते हैं कि अगला चरण आप देखते हैं कि अभिक्रिया संतुलित करने के बाद में अगला स्टेप आता है अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना। नेसेसरी होता है कि मान लो सही विधिवत अभिक्रिया अपने संतुलित रूप से एकदम सही लिखना चाहते हो तो उसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था को दर्शाना नेसेसरी होता है। कि मान लो ठोस अवस्था है तो उसके लिए सॉलिड S वर्ड यूज करते हैं, लिक्विड द्रव्य अवस्था के लिए L और G गैसीय अवस्था के लिए दर्शा देता है। कोई भी कंपाउंड मान लो जलीय विलीन अवस्था में बन रहा है तो उसके लिए एक बार AQU दर्शाया जाता है शॉर्ट सिंबल। तो मान लो अभिक्रिया के रूप में आपने दर्शा कि किसी कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर CO2 बनती है। तो यहाँ पे कार्बन ठोस अवस्था में है तो इसके लिए S अपन यूज करते हैं। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में G और उत्पाद के रूप में आपकी बन रही है CO2 गैस, उसको G द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें एक अवस्था दर्शाना भी नेसेसरी होता है। एक विधिवत प्रकार से अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए उसमें अवस्था को मेंशन होना नेसेसरी बताया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड सोना पत्र S जल L के रूप में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ सोना पत्र का विलीन बनेगा, वो आपके एक्वा सॉल्यूशन के लिए AQU के रूप में दर्शाया जाता है। अभिक्रिया उत्कर्षणीय प्रक्रम की है तो डबल तीर द्वारा दर्शाते हैं तथा अनुत्कर्षणीय प्रक्रम में होने पर सिंगल तीर द्वारा दर्शाई जाती है। उत्कर्षणीय प्रक्रम तथा अनुत्कर्षणीय प्रक्रम क्या होते हैं? ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में संपन्न होती है, रिवर्सिबल कंडीशन देने पर दोनों दिशा को फॉलो करने में भूमिका निभाती है। क्रियाकारक उत्पाद में और उत्पाद क्रियाकारक में बदलने की टेंडेंसी होती है, उसको उत्कर्षणीय प्रक्रम कहते हैं। इस द्वारा दर्शाते हैं। इस वर्ड को अपन आगे आपके वापस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इस चीज को अपन वापस विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभिक्रिया में ताप दाब या उत्प्रेरक हो तो उसको तीर के ऊपर हमेशा दर्शाते हैं, तीर के ऊपर इसको मेंशन करते हैं। और अभिक्रिया में उष्मा गति की दृष्टि से देखें तो मान लो अभिक्रिया के दौरान उष्मा मुक्त हो रही है तो उष्मा से भी तब अपन डेल्टा H पॉजिटिव करके दर्शाते हैं।
तथा ऊष्माशोषी तो नेगेटिव डेल्टा एस द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से जनरली अपन देखते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए 7-8 स्टेप होते हैं। प्रत्येक स्टेप को फॉलो करते हुए पूरी रासायनिक अभिक्रिया को व्यवस्थित रूप से निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा रासायनिक समीकरण लिखने के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं, 7-8 चरण आपने डिस्कस किया, उसको विधिवत रूप से फॉलो करके रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रूप से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता होती है और फिर बाद में देखते हैं रासायनिक समीकरण की क्या सीमा होती है। दोनों को अपन डिस्कस करते हुए पूरे बाद में इस वीडियो लेक्चर को अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे आप देखते हैं कि रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या क्या होती है। तो अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण द्वारा पूरे अभिक्रिया के दौरान अपन को पता लग जाता है कि क्रियाकारक उत्पाद की पूरी जानकारी मिल जाती है कि अणुओं की संख्या कितनी है, उनका द्रव्यमान कितना है और किस प्रकार से उसको निरूपित किया जा रहा है, कौन सा क्रियाकारक है, कौन सा उत्पाद है। तो ये बेसिक सारी जानकारी अपन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। क्रियाकारक उत्पाद के बारे में जानकारी यथा अणुओं की संख्या व द्रव्यमान आदि के बारे में आपको ज्ञान हो जाता है। आगे देखते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था। पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसे है, क्रियाकारक कौन सी अवस्था में, उत्पाद कौन सी अवस्था बनेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तथा साथ में अभिक्रिया के दौरान ताप, दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकता है या नहीं, उसको दर्शाने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन समीकरण को व्यवस्थित रूप से लिखा है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपन को हो जाती है। उष्मा गतिकी का भी अध्ययन हो जाता है कि डायरेक्ट आपने उष्मा गति के अकॉर्डिंग उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव दर्शा रखा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि अभिक्रिया के दौरान ताप उत्पन्न होगा या ग्रहण होगा, अभिक्रिया ऊर्जा ग्रहण करेगी या मुक्त करेगी, किस प्रकार संपन्न होगी, तो उसकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अभिक्रिया किस प्रक्रम में संपन्न हो रही है, अभिक्रिया किस प्रक्रम में संपन्न हो रही है उष्मा गतिकी के अकॉर्डिंग तथा उसके उत्क्रमण तथा अनुत्क्रमण प्रक्रम के अकॉर्डिंग उसका अध्ययन अपन आसानी से करके बता सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ों को अपन डायरेक्ट समीकरण की विशेषता के अकॉर्डिंग, रासायनिक समीकरण के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं। काफ़ी चीज़ की अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, क्या नहीं होगी, काफ़ी चीज़ों को अपन डिस्कस करके बता सकते हैं। परंतु उसके उपरांत भी उस समीकरण की सीमा रहेगी, जैसे क्रियाकारक के उत्पाद कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्या कंसंट्रेशन है, क्या सांद्रता है, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी समीकरण के माध्यम से नहीं दर्शाई जाती है। अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती, अभिक्रिया कब तक चलेगी, कब पूरी होगी, क्या प्रोसेस होगा, तो सारी पूर्ण रूप से अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी रासायनिक समीकरण को अपन को नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से अपन डिस्कस करते हैं तो काफ़ी बिंदु को आपको समझने पर समझ में आता है कि रासायनिक समीकरण डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारा महत्वपूर्ण है। इसको लिखने के कुछ स्टेप है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, 3, 4, 5 चीज़ों को आपने आज डिस्कस किया। व्यवस्थित रूप से एक चीज़ को समझे, क्लियर करें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके उस चीज़ की समस्या का समाधान करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो उसको सॉल्व करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट है तो उस चीज़ को आप व्यवस्थित रूप से समझ के उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद so much।